सकता है तो K को लिखें, यहाँ पे K लिखें तो F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, और F बराबर K को लिख सकते हैं 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यही तो हमको लिखना था, हो गया प्रॉब्लम, समझ आ गया। चलिए अब आगे बढ़ जाए, बढ़े आगे, कहीं दिक्कत इसमें दिक्कत होगा पूछिए कि भैया हमरा यहाँ समझना है, या फिर बताइए, फिर बताएंगे, आगे बढ़ जाए। चलिए इसको जो है ले लीजिए, एक जो है इसका हमारी एक जो हेलीकॉप्टर सो रिएक्शन स्क्रीन शॉट है। चलिए हो गया। चलिए देखिए हर चीज तो आपको बोर्ड पर बनाया नहीं मिल सकता है ना, तो हम समझाएंगे क्या, जब सब चीज़ लिखिए देंगे हम की समझाएंगे यहाँ। चलिए आगे देखते हैं। देखिए वो अब आपसे पूछा जाएगा कि अच्छा अभी आप ही बताइएगा, अभी हम आप ही सब पूछ रहे हैं, आप ही बताइएगा कि कूलाम पर दो बिंदु आवेशों के बीच लगता है कि नहीं लगता है? पूछेगा कि कूलाम का नियम कितने बिंदुओं के बीच लगता है, तो दो बिंदुओं के बीच लगता है या सिर्फ बिंदु आवेशों के बीच ही लगता है, लिख दीजिएगा। आपसे पूछेगा तब ये चीज़ आपको नहीं लिखना हो सब चीज़ में, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि जो कूलाम का नियम जो होता है या सिर्फ दो बिंदु आवेशों के बीच ही लगता है, दो बिंदु आवेशों के बीच लगता है। तीसरा बिंदु आवेश अगर रहेगा, अगर तीन बिंदु आवेश रहेगा तो इसके बीच कूलाम बल नहीं लगेगा, इसके बीच जो है कूलाम बल नहीं लगेगा। जब ये कूलाम बल लगता है तो दो बिंदु आवेशों के बीच ही लगता है ना, है दिक्कत। आगे बढ़ते हैं, इसको समझिए, या सिर्फ स्थिर आवेशों के लिए ही सत्य है। अगर आवेश स्थिर रहेगा तब ना हम इसके बीच बल लगा सकते हैं, अगर आवेश दौड़ता रहेगा तो उसके बीच हम बल लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे, है ना। कोई वस्तु आपको देगा तब उसके बीच बल लगाइएगा, और कोई मान लीजिए कोई वस्तु जा रहा है तो उसके बीच कैसे आप बल लगाइएगा? तो स्थिर दोनों आवेश था, दोनों आवेश कैसा था, जो हमें अभी कूलाम बल में जो दो आवेश लिए थे वो स्थिर आवेश था, तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि कूलाम बल जो होता है वह स्थिर आवेशों के बीच लगता है, कूलाम बल जो होता है वह स्थिर आवेशों के बीच ही लगता है। एकदम याद रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं, कूलाम के नियमों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, यानी कूलाम के नियमों से आप क्या क्या समझे यहाँ पे हम समझेंगे। तो कूलाम का नियम स्थिर एवं बिंदुवत आवेशों के लिए पूर्णतः लागू होता है, परंतु इसे गोलीय आवेशों के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है। देखिए वही चीज हम लिखें कि कूलाम का नियम जो होता है कि वह दो बिंदुवत आवेशों के बीच में लगता है, दो बिंदुवत आवेशों के बीच में लगता है, लेकिन वह जो है गोलीय आवेशों के बीच लगता है, दो गोलीय आवेशों के बीच भी लगेगा। बिंदुवत आवेशों के बीच भी कूलाम बल लगेगा, कूलाम बल जो है वह बिंदुवत आवेशों के बीच भी लगेगा और गोलीय आवेशों के बीच भी कूलाम बल लगेगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका लिखा हुआ है कि आवेशों की गतिशील अवस्था में इनके मध्य बिंदु बल के साथ साथ चुंबकीय बल भी कार्य करता है। यानी मतलब है कि विद्युतीय बल के साथ साथ चुंबकीय बल भी कार्य करता है। ये बता दिए कि जब किसी से आवेश प्रवाह होता है तो उसके विद्युत आवेश के साथ साथ चुंबकीय बल भी उत्पन्न होता है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि आवेशों की गतिशील अवस्था में, आवेश जब गतिशील होता है तो उसके साथ सिर्फ विद्युतीय बल कार्य नहीं करता है, सिर्फ जो है उसके बीच जो है विद्युतीय गतिशील अवस्था में जो मध्य विद्युतीय बल भी सिर्फ कार्य नहीं करेगा। अगर कोई आवेश आपका गतिशील में है, अगर कोई आवेश आपका गतिशील में है तो इसके बीच जो है इसके बीच सिर्फ विद्युतीय बल कार्य नहीं करेगा, बल्कि इसके बीच चुंबकीय बल भी कार्य करेगा। चुंबकीय बल भी क्या करेगा? चुंबकीय बल भी कार्य करेगा। जब भी गतिशील अवस्था में कोई आवेश होता है तो उसके बीच हमेशा याद रखिएगा कि विद्युतीय बल भी कार्य करता है और चुंबकीय बल भी कार्य करता है। ठीक है, ये तो हम अगला करने मतलब इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले भी सब बता रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कूलाम बल व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। कूलाम बल जो है वह व्युत्क्रम वर्ग का नियम पालन करता है। कूलाम बल जो है वह व्युत्क्रम बल के नियम का पालन करता है, व्युत्क्रम बल का नियम का पालन करता है, व्युत्क्रम बल का नियम का पालन करता है। कहीं दिक्कत? कूलाम बल जो होता है वो कूलाम बल जो है व्युत्क्रम बल का नियम का पालन करता है। ठीक है, कूलाम बल कैसे नियम का पालन करता है?
तो व्युत्क्रम बल के नियम का पालन करता है। डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट प्रश्न आपका बन जाता है वो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कूलाम बल न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। कूलाम बल जो है न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। ठीक है, याद रखिएगा कि कूलाम बल जो होता है न्यूटन के तृतीय गति का नियम का पालन करता है। कूलाम बल जो है न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। कूलाम बल जो है न्यूटन के तृतीय गति का नियम का पालन करता है। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट धड़क्के से प्रश्न पूछ देता है कि कूलाम का नियम जो है न्यूटन के पहले गति के नियम के समझिए लिखेगा। क्वेश्चन में रहेगा कूलाम बल देखिए क्वेश्चन में आपका पूरा चीज लिख देगा, क्वेश्चन में आपका सारा चीज लिख देगा और डायरेक्ट लिखेगा कूलाम बल जो है इनमें से न्यूटन के कौन से गति के नियम के ऊपर कार्य करता है। लिख देगा फर्स्ट गति के नियम, सेकेंड गति के नियम और थर्ड गति के नियम, तीसरे गति के नियम। ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव में सब प्रश्न बनेगा, इसलिए याद रखिएगा। अब हम बगुआ उसके बाद एक टॉपिक और समझिए। कूलाम बल केंद्रीय बल होता है। कूलाम बल कैसा बल होता है? केंद्रीय बल होता है। क्या हुआ? कूलाम बल केंद्रीय बल था कि नहीं था? एक केंद्र से दूसरे केंद्र की ओर बल लग रहा था कि नहीं लग रहा था? तो कूलाम बल कैसा बल है? कूलाम बल जो हुआ केंद्रीय बल है। कूलाम बल केंद्रीय बल है। और कूलाम बल जो किन नियमों का पालन करता है? तो व्युत्क्रम नियमों का पालन करता है। कूलाम बल जो होता है वह दो बिंदुवत आवेशों के बीच लगता है। कूलाम बल दो बिंदुवत आवेशों के बीच कार्य करता है। कूलाम बल जो है न्यूटन के तृतीय गति के नियम का पालन करता है। कूलाम बल जो था न्यूटन के तृतीय गति का नियम का पालन करता है। मेरा हमेशा उद्देश्य रहता है कि जो भी हम पढ़ाएं क्लास में ही याद हो जाए, है ना। इसलिए जो बचा कुचा वो आप लोग घर से याद कीजिए और जो यहाँ पे बच जाए हम सब याद करा देंगे। चलिए अब हम इसको मिटा देते हैं। अब हम समझेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत, जो कि मात्र अभी तक रिकॉर्ड है कि अभी तक 2016 या 17 में अभी तक पूछा गया है और अभी तक ये प्रश्न घुराया नहीं है। हो सके इस साल घुरा दे, 5 साल 6 साल से प्रश्न नहीं घुला रहा है ना। तो इस सब प्रश्न में ध्यान दीजिएगा। जो प्रश्न बहुत साल से नहीं पूछ रहा है, हो सके चांस हो इस क्वेश्चन को आपकी साल घुरा दे। बउआ हम एक चीज अभी नहीं पता है, उसको याद रखिएगा, उसको हम बताएंगे बाद में। क्या ना बताएं? कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप नहीं बताया। सदिश स्वरूप मतलब होता है कि उसका डेरिवेशन होता है कि कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप का सत्यापन करें। कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप का सत्यापन करें। ठीक है, वो हमको आपको नहीं बताया, वो डेरिवेशन है। वो क्या है आपका? डेरिवेशन अभी हम आपको नहीं बता रहे हैं, क्योंकि डेरिवेशन के लिए हम जो है बेहतरीन से क्लास लेंगे उसके लिए। ठीक है, अभी इस क्लास में बताएंगे तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा क्लास में। ठीक है, इसलिए हम सारा डेरिवेशन को अलग कर बताएंगे। न्यूमेरिकल का क्लास अलग लेंगे, डेरिवेशन का क्लास अलग लेंगे, ताकि आपका क्लास डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्यारोपण के सिद्धांत, इस नियम को समझिएगा, बहुत बेहतरीन है, ताकि अभी 1 साल पूछा गया है और अभी तक इस प्रश्न को घुराया नहीं गया है, इसलिए हो सके आपकी बार घुरा दे। समझिएगा अध्यारोपण का सिद्धांत। अच्छा एक बात पूछते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत समझिएगा। अध्यारोपण का सिद्धांत, अब अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना है, जैसे कूलाम का नियम हमको समझाए, वैसे इस नियम को भी समझाएंगे। ठीक है, जितना नियम होता है उन सभी नियम सिद्धांत ये सबको याद रखना है, ये सब पूछता ज्यादा करके। अध्यारोपण का सिद्धांत, यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना है, यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना है, यदि कोई निकाय है वो अनेक आवेशों से मिलकर बना है, एक आवेश नहीं बल्कि एक आवेश नहीं बल्कि बहुत सारा आवेश है ना। जैसे मान लीजिए कि ये है तो एक आवेश नहीं बहुत सारा आवेश है ना। तो कोई निकाय क्या हो तो अनेक आवेशों से मिलकर बनाओ, अनेक आवेशों से मिलकर क्या हो बनाओ, अनगिनत आवेश, इन्फिनिटिव आवेश हो। यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना है तो उनमें से किसी एक आवेश पर कार्यत परिणामी बल, एक आवेश पर कार्यत परिणामी बल अन्य आवेशों द्वारा उस पर लगाए गए अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। कहने का मतलब यह है कि इसमें कहा जा रहा है कि जितना भी आवेश दिया हो सभी आवेशों को जोड़ दीजिए, वही आपका होता है अध्यारोपण का सिद्धांत होता है। समझिएगा हम
इससे पहले आपको कोई योजकता का नियम पढ़ाए थे, योजकता का सिद्धांत, तो इसी में जुड़ता था कि नहीं जुड़ता था, वही अध्यारोपण का सिद्धांत है, उसमें कोई दिक्कत ना है, समझिएगा। देखिएगा किसी प्रकार से फिगर बना दिया, कोई दिक्कत ना है। 1 2 3 4 5 6 एक लेते हैं यहाँ पे, क्या लेते हैं यहाँ पे, लेते हैं Q3 Q2 Q2 Q1 Q6 Q6 Q5 और Q4 Q4 और एक हो गया आपका Q0। आप समझिएगा वो यहाँ से, यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए क्या कहा जा रहा है, आप यहाँ परिभाषा देखिएगा। यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना है, यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना है, देखिए आवेश कितना आवेश से मिलकर बना है, Q यहाँ पे यहाँ पे QN और यहाँ पे Q0, ठीक है, समझिएगा। यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना, क्या ये अनेक आवेशों से मिलकर बनाए कि ना बनाए, Qn यानी अनंत तक, है ना, अनंत तक, Q1 आवेश Q2 आवेश Q3 आवेश Q4 आवेश Q5 और Q6 कहीं भी लिख दीजिए, आपको कोई दिक्कत ना है ना। इना की सीडोल से लिखेंगे, इना की ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, कोई दिक्कत ना है। 5 आवेश लीजिए, 6 आवेश लीजिए, 7 आवेश लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही यहाँ बोला गया है कि यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना है, क्या यह अनेक आवेश से मिलकर बना है कि नहीं बना है, इन्फिनिटिव आवेश से मिलकर बना है, Q1 आवेश है, इनकी Qn तक आवेश है, ठीक है। उसके बाद तो उनमें से किसी एक आवेशों पर कार्यत बल, उनमें से एक आवेशों पर क्या है, तो कार्यत परिणामी बल अनेक आवेशों के द्वारा उस पर लगाए गए अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। सदिश योग मतलब हो गया कि सबको जोड़ देना है, सबको क्या करना है, सबको जोड़ देना है। तो क्या करेंगे हुआ, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे जो कूलॉम के नियम में फॉर्मूला लगाए थे। तब यहाँ पे क्या होगा, तब जुड़ेगा सब आवेश, तब एक आवेश दूसरे आवेश से जुड़ेगा, ठीक है। देखिएगा हम यहाँ पे हम लगाते हैं, इसको मिटाते हैं, चलिए यहाँ पर देखिए F यहाँ समझाते हैं। F देखिएगा, F बराबर के Q, इसको लगा हुआ Q0 हमेशा पर है, यहाँ पे बोल दिया कि कार्यत परिणामी एक आवेशों पर कार्यत परिणामी बल अन्य आवेशों के द्वारा उस पर लगाए गए अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। यानी कि एक आवेश को आप पकड़िए और सबको कोच डालिए क्या आवेश पर, यानी कि Q0 को पकड़ेंगे, Q0 को यहाँ पे पकड़ेंगे, ये बीच वाला पकड़ेंगे, Q0 को पकड़ेंगे और यही आवेशों पर जो है सबका मान बैठाते जाएंगे। तो Q0 हो गया, एक बार Q1 मानेंगे, Q0 माने, इसके बाद Q1 मानेंगे, उसके बाद R मानेंगे, R था कि नहीं था, R मानेंगे। R जब मानेंगे यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा, R माने हैं, यहाँ पे R माने तो ये हुआ R² होगा। आज कूलॉम के नियम में R² था कि नहीं था, अच्छा बोलिए जल्दी, कूलॉम के नियम में R² था कि नहीं था, कहीं भी दिक्कत बोलिएगा, क्योंकि फिर पल्ला नहीं पड़ेगा। R² बउआ हो प्लस देते हैं, कोई दिक्कत होगा कि, अच्छा बुआ हम एक मान लेंगे, कोई दिक्कत होगा, नंबर 1 मान लेंगे तो कोई दिक्कत ना होगा। उसके बाद आगे बढ़े के Q, बुआ एक हाथ में सब पकड़ेंगे, के Q0 Q मतलब आवेश 0। बुआ जब यहाँ पे Q1 आवेश मारे हैं तो Q2 भी आवेश होगा, Q2 आवेश बटे R² 2, इसको 2 माने, इसको 1 आवेश माने, इसको 2 आवेश मान लेंगे, कहीं दिक्कत इसमें आवेश में हुआ। Q1 दूरी मान, इसको Q2 दूरी मान लेंगे, 1 दूरी 2 दूरी, अरे खैर दूरी का नंबरिंग कर रहे हैं, है ना, नंबरिंग कर रहे हैं, दूरी का क्या कर रहे हैं, नंबरिंग यहाँ पे कर रहे हैं। उसके बाद अगर Q0, उसके बाद क्या लेंगे Q3 बटे R² 3, कोई दिक्कत। अच्छा बुआ आप ही से हम पूछते हैं, आप ही से हम ये पूछेंगे कि बुआ इतना हम जोड़ पाएंगे n तक, तो जोड़ने का भी प्रयास नहीं कीजिएगा, आप डॉट दे दीजिएगा, डॉट दे दीजिएगा, और फिर लास्ट में लिख दीजिएगा
प्लस लिख दीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा के क्यू 0 क्यू एन बटे आर एन स्क्वायर। क्या दिक्कत? तो पहले क्या कीजिएगा बोर्ड एग्जाम में जब भी प्रश्न आए तो पहले क्या कीजिएगा, पहले परिभाषा लिखिएगा। पहले अगर पूछेगा अध्यारोपण के सिद्धांतों को समझाए तो पहले परिभाषा लिखिएगा, उसके बाद फिगर बनाइएगा, उसके बाद फिगर बनाइएगा, फिगर बनाने के बाद इसको लिखिएगा, इसको डायग्राम को इसको बनाइएगा, तब बेहतरीन नंबर आपको देगा। ठीक है, तो लिखिएगा कि यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना है, यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना है, तो अनेक आवेशों से मिलकर बनाएंगे ना बनाए, अनेक आवेशों से मिलकर बनाएंगे ना बनाए। तो यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना है तो उनमें से किसी एक आवेश पर कार्यरत परिणामी बल, तो एक आवेश को पकड़ेंगे, सबको खोज देंगे। तो किसी एक आवेशों पर कार्यरत परिणामी बल, तो परिणामी बल को F माने हैं, परिणामी बल को F माने कि नहीं माने, तो F परिणामी बल अन आवेशों के द्वारा उस पर लगाए गए अलग अलग बल, तो अन आवेशों के द्वारा लगाए गए अलग अलग बल, Q2 के द्वारा अलग बल लगाया जा रहा है ना, Q2 के द्वारा अलग बल लगाया जाएगा, Q1 के द्वारा अलग बल लगाया जाएगा, Q3 के द्वारा अलग बल लगाया जाएगा, सबके द्वारा अलग अलग बल लगाया जाएगा। कोई कम खींचेगा, कोई बेसी खींचेगा, कोई कम खींचेगा तो कोई बेसी खींचेगा, है ना। अन आवेशों की तरह उस पर लगाया गया अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है, सदिश योग के बराबर होता है। जैसा सदिश योग कह दिया इसका मतलब सबको जोड़ देंगे। योग मतलब ए से एड, योग लिख दिया, योग मतलब सबको क्या करेंगे, सब संख्या को जोड़ देंगे। इसमें कितना संख्या है, n तक है, तो सबको धीरे धीरे जोड़ देंगे। एगो लिखेंगे के Q1 Q0 Q1 बटे आर स्क्वायर 1, है ना, इस प्रकार जोड़ देंगे जिस प्रकार अभी हम आपको समझाए। तो ये आपको जो है कूलाम का नियम इसमें हम समझा दिए हैं। कूलाम के नियम के बाद आपको अध्यारोपण के सिद्धांत भी समझा दिए। कूलाम का नियम जो है किन किन बिंदुओं के बीच कार्य करता है, कूलाम के नियम का क्या क्या गुण है ना, क्या क्या दर्शाता है, कूलाम के नियम जो है किन किन बिंदुओं के बीच लगता है। कूलाम के नियमों को हम जो है थोड़ा बहुत सत्यापन भी करना सिखा दिए थे आपको। हम सिर्फ छोड़े हैं कूलाम के नियम का जो है, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप छोड़े और अध्यारोपण के सिद्धांत का जो है इसका डेरिवेशन छोड़े हैं। देखिए डेरिवेशन कितना आ रहा है, सब डेरिवेशन को छोड़ रहे हैं, और सब डेरिवेशन को जब छोड़ रहे हैं तो इसके लिए हम शेड्यूल जो है एक जो है क्लास लेंगे, 10 दिन क्लास लेंगे, तो उसमें 10 दिन क्लास में क्या करेंगे, सारा डेरिवेशन बताएंगे, नोमिकल बताएंगे, अलग से डेरिवेशन और नोमिकल का क्लास लेंगे तो और बेहतरीन से समझ आएगा, है ना। तो आप जो है कल समझेंगे, इससे आगे जो है अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है बाबा, चलिए।